वो बड़ी बड़ी दो आँखें। मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर वो पीछे घुमा और उसकी नज़रें उससे टकरा गई। वो हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आँखें उसकी अंतर मन में बस गई। काले रंग का बुर्खा पहने उसके चेहरे पर आँखों के अलावा कुछ भी तो नहीं दिखता था। अगले दिन कॉलेज के बगल में स्थित स्टेट बैंक के चालान काउंटर पर स्टूडेंट की भीड़ के बीच खड़ा वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। कॉलेज में फीस जमा करने के लिए एक नया फरमान जारी किया था। अब फीस केवल चालान के माध्यम से ही जमा होगी। बैंक ने भी ये सेवा सप्ताह में केवल एक दिन देने का निर्णय किया था। बड़ी मुश्किल से उसने फीस जमा की और बाहर निकला। सिर झुकाए चैनल गेट पार करने की फिराक में वो किसी से टकराया। सॉरी सॉरी बोलते हुए उसने सिर उठाया और वही जानी पहचानी बड़ी बड़ी आंखें उसे अपनी ओर देखती दिखी। 2 दिन में 2 बार उसका सामना उन बड़ी बड़ी आंखों से हुआ था। 2 बार साइकिल स्टैंड पर आया और साइकिल उठाकर पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगा। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक आई और अनियंत्रित होकर ठीक उसके बगल में खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। बाइक सड़क पर गिरी और बाइक के पीछे बैठे आदमी का सिर पोल से जा भिड़ा। अफरा तफरी मच गई। उस समय उसने इंसानियत के नाते उन घायल और बेहोश बुजुर्गवार को अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर थी। उनकी जेब में पड़े 2G फ़ोन से उसने उसके घर के हादसे की सूचना दी। 1 घंटे में उन घायल बुजुर्ग के परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी और इस क्रम में ए पॉजिटिव ग्रुप के खून की मांग आई। शाम के 5 बजे थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें तत्काल खून चाहिए था। बुजुर्गवार के परिजनों ने अपना अपना ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन किसी का भी ब्लड ए पॉजिटिव नहीं ठहरा। उसने भी टेस्ट करवाया और ग्रुप मैच कर गया। समस्या का तत्कालिक समाधान हो गया था। ब्लड डोनेट कर वह बाहर आया और बिना किसी से कुछ बोले बाहर की ओर भागा, क्योंकि घटना स्थल पर उसी बिजली के पोल के सहारे वह ताला लगाकर अपनी साइकिल खड़ा कर आया था। वो हॉस्पिटल गेट पर पहुंचा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे घुमा और एक बार फिर उसकी आंखें उन बड़ी बड़ी आंखों से टकरा गई। एक बार उसे एक मीठी आवाज़ सी सुनाई दी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात की शुक्रिया? वह बोला, आप मेरे अब्बू को अस्पताल लेकर आए, अपना खून दिया, इस बात की शुक्रिया। आवाज़ आई, एक शर्त पर शुक्रिया कबूल है कि आप पहले अपना नाम बताइए। वह बोला, जी नूरी। और आप? प्रकाश नाम है मेरा। जी एक बार फिर शुक्रिया। और हंसते हुए उसने चेहरे से नकाब हटाई। उसका दिल जोर से धड़का और वो मुंह फाड़े एकटक नूरी का नूरानी चेहरा देखने लगा। अपने आप को काबू में कर वो नूरी से बोला, अब इजाज़त दीजिए। ठीक है, चले जाइएगा। अब्बू ऑपरेशन थिएटर में हैं। मेरी गुजारिश है, प्लीज़ एक कप चाय भी पी लीजिए, नूरी ने कहा। प्रकाश इनकार न कर सका। पेन पकड़ाकर अपनी हथेली उसके आगे कर दी। प्रकाश अपनी हथेली देख रहा था और वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए। प्रकाश एक बार फिर एकटक उसका चेहरा देखने लगा। वो बोली, अब इजाज़त है, आप जाइए। प्रकाश ऑटो में सवार हुआ और साइकिल लेकर घर पहुंचा। प्रकाश की कहानी बड़ी कारुणिक है। अपनी माँ को उसने कभी देखा नहीं था। जब वो 4 साल का था तभी उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक चल रहा। फिर जब प्रकाश 12 साल का हुआ तब तक उसके 2 सौतेले भाई संसार में आ चुके थे। धीरे धीरे सौतेली माँ की निगाह बदलने लगी और जब वो 15 साल का हुआ, जिस दिन उसे हाई स्कूल प्रथम श्रेणी से पास किया, उसी दिन 1 सप्ताह के बाद उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और प्रकाश के बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। उसे अब ज़िंदगी के साथ एडजस्ट करने की आदत डालनी थी और उसने बखूबी एडजस्ट किया। छोटे बच्चों का होम ट्यूटर बनकर और छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करके
अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब वो एक्सेल इंस्टीट्यूट से फाइन आर्ट्स की मास्टर डिग्री पूरी कर रहा था। ये कॉलेज आर्ट्स का टॉप कॉलेज था और एक प्रतिष्ठित कला संस्थान था। ग्रेजुएट होते ही उसने कई कंपनियों में आर्ट डिजाइनर का ऑनलाइन काम शुरू किया, जो ठीक ठाक चल रहा था। उसे अब जीविकोपार्जन के लिए कोई और काम नहीं करना पड़ता था। नूरी की आंखों में खोया वो घर पहुंचा। 2 कमरे का वो फ्लैट उसने अपनी मेहनत से खरीदा था। उसका जीवन स्तर बहुत साधारण था। घर पहुंचकर उसने चाय बनाई और प्याली पकड़े अपने आर्ट स्टूडियो में घुसा। कैनवास के सामने खड़ा वो कपड़े से ढकी एक पेंटिंग पर उंगलियां फिरा रहा था। उसने पेंटिंग से कपड़ा हटाया और एक बार फिर उसका उन्हीं 2 बड़ी बड़ी आंखों से सामना हुआ। उस दिन रात 2 बजे तक वो पेंटिंग करता रहा। अब उन आँखों के इर्द गिर्द नूरी का चेहरा आकार ले चुका था। उसने दाएं हाथ की हथेली खोली और उसका दिल धक धक कर रहा था। नूरी का टिम्बर मिट गया था, केवल उसकी परछाई बाकी थी, वो भी स्पष्ट नहीं थी। एक लंबी सांस खींचकर वह किचन में आया। जो भी खाने पीने लायक मिला खाया और सो गया। सुबह 11 बजे वो कॉलेज पहुंचा और कुछ सोचकर शाम 4 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसे पता चला मोहम्मद इश्तियाक बेग, जिनका कल ऑपरेशन हुआ था, वे प्राइवेट वार्ड नंबर 3 में थे। वो वार्ड में पहुंचा। नूरी अपने अब्बू को सिहारने बैठी थी। प्रकाश को देख उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। सुख दुख चर्चा के दौरान उसे पता चला कि बेग साहब खतरे से बाहर हैं। आधे घंटे वहां ठहरकर वो नूरी से बोला, इजाज़त दीजिए, अब चलता हूँ। ठीक है, चले जाइएगा, मेरी गुजारिश है। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि प्रकाश जल्दी से बोला, 1 कप चाय पिला ही दीजिए। तभी नूरी की अम्मी दोनों हाथों में झोला पकड़े आई। उन्होंने झोला रखकर सवालिया नज़रों से प्रकाश को देखा। अम्मी, ये प्रकाश है, कल यही अब्बू को लेकर अस्पताल आए थे और खून भी दिया था। नूरी ने बड़ी संजीदगी से कहा। अम्मी के चेहरे पर आभार के भाव आए और प्रकाश ने उसका अभिवादन किया। कुछ देर बाद वे दोनों उसी रेस्टोरेंट में उसी कोने वाली टेबल पर बैठे थे। प्रकाश ने अपनी सफ़ाचट हथेली उसके आगे रखी और बोला, प्लीज़ नंबर 1 फिर लिख दीजिए। नूरी ने अपना फ़ोन निकाला, प्रकाश का नंबर मिलाया। घंटी बजी। फिर भी अपने बैग से उसने एक परमानेंट मार्कर निकाला और प्रकाश की हथेली अपने हाथ में पकड़कर अपना नंबर लिखकर बोली, अब हाथ भी धोइएगा तो नंबर नहीं मिटेगा। एक बार फिर उसके स्पर्श से प्रकाश के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उस रात उसने वो नंबर मिलाया। घंटी बजी और आवाज़ आई। बड़ी देर कर दी फ़ोन करने में। प्रकाश कुछ नहीं बोला तो आवाज़ आई, हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, प्रकाश बोला। 5 मिनट इधर उधर की बातें हुई और वार्तालाप बंद हुआ। इसी बीच अपने काम के सिलसिले में प्रकाश मुंबई चला गया और 15 दिन बाद लौटा। नूरी के पिता लगभग स्वस्थ हो चुके थे और अपने मेडिकल स्टोर में बैठने लगे थे। नूरी उनकी इकलौती बेटी थी जो एक्सेल इंस्टीट्यूट में ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। इसी साल वो कोर्स पूरा होने वाला था। प्रकाश मुंबई से लौटकर आया और आते ही सबसे पहले नूरी का पोर्ट्रेट देखा और उसे फ़ोन किया। आवाज़ आई, अरे कहाँ गायब हो गए थे? इतना फ़ोन किया आपने उठाया नहीं। प्रकाश ने कहा, मुलाकात होगी। कहाँ? वहीं, ठीक है। शाम 4 बजे उसी रेस्टोरेंट में और उसी कोने वाली टेबल पर वे दोनों बैठे थे। दोनों के बीच खामोशी फैली थी क्योंकि आंखें बात कर रही थी। इस तरह एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों ने अपना अपना कोर्स पूरा किया। अब समय आ गया था, रास्ते अलग हो रहे थे। धीरे धीरे मुलाकातें कम होती गई। प्रकाश मुंबई में स्थापित हो गया। अब नूरी के परिवार में उसकी शादी के चर्चे शुरू हुए। नूरी न जाने क्यों उदास हो गई, न हाँ बोलती न ना बोलती। सैकड़ों बार प्रकाश का नंबर मिलाने के बावजूद बात नहीं हो पाई। हर बार एक ही आवाज़ आती,
इस नंबर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इधर प्रकाश अपने आलीशान फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा दीवार पर लगा नूरी का पोर्ट्रेट देख रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नूरी, लेकिन समाज और धर्म की दीवार बीच में खड़ी है। मैं कैसे आपके साथ शादी कर सकता हूँ? आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू। हमारा समाज इस संबंध को मान्यता नहीं देगा। यह सब बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। फिर एकाएक उसके मुख पर दृढ़ता के भाव आए और जोर से बोला, कुछ भी हो एक कोशिश तो करनी ही होगी। और दूसरे दिन सुबह वह प्लेन में बैठा था। प्रकाश नूरी के घर के सामने टैक्सी से उतरा। शादी का माहौल देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार लड़खड़ाते कदमों से वे वेडिंग हॉल में पहुंचा, जहां नूरी दुल्हन बनी बैठी थी। दूल्हा सामने बैठा था। बीच में झीना पर्दा पड़ा था। निकाह की रस्म चल रही थी। कोई आवाज़ें नहीं आई। दूल्हे के ठीक पीछे प्रकाश खड़ा धड़कते दिल से नूरी को देख रहा था। अपनी आदत के अनुसार जो स्थिति में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मौलवी की आवाज़ फिर गूंजी, आपको निकाह कबूल है? नूरी ने एक बार अपना सिर उठाकर दूल्हे की तरफ देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रकाश की आंखों में जा मिली। मौलवी साहब की आवाज़ आई, क्या आपको निकाह कबूल है? नूरी के मुंह से निकला, नहीं। अफरा तफरी मच गई। दुल्हन ने शादी के मंडप में शादी से इनकार कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया ये किसी को समझ में नहीं आया। बारात वापस चली गई और सजे सजाए वेडिंग हॉल में प्रकाश अकेला बैठा रह गया। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।